हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या जैक मॉडल पेपर क्लास 11th केमिस्ट्री का आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। जैक बोर्ड मॉडल पेपर निकाला है क्लास 11th का केमिस्ट्री, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है? मॉडल पेपर दे दिया, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आपको विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260? आपसे पूछ रहा है कि 1260 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसका आंसर देखो तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो दैट मीन्स का ऑप्शन तो आपका बी है, लेकिन आपको यह जानना होगा क्या एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा? नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यानी आपको जानना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सिग्निफिकेंट और कैसे निकालते हैं। ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितना भी नॉन जीरो नंबर है आप उसे कैलकुलेट कर दीजिए नंबर को, वो आपका क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जस्ट लाइक आप यहां पे देखिए, इसमें आपको पूछ रहा है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो नंबर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितना भी नॉन जीरो नंबर होगा सबको हम काउंट कर देंगे, उससे मेरा क्या निकलेगा? सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आता है? जब सिग्निफिकेंट में जीरो आता है। तो जीरो को अच्छे से हम लोग को जानना कि कब जीरो सिग्निफिकेंट में हम लोग काउंट करेंगे और कब काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। जीरो दैट आर बिटवीन नॉन जीरो इंटीजर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, यानी अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में अगर है तो हमेशा उस जीरो को हम लोग काउंट करेंगे किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। जस्ट लाइक देखिए यहां पे 65 एक सिग्निफिकेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे जीरो तो नहीं है, नहीं 3 भी जीरो नहीं है, लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में जितना भी जीरो आएगा सब मेरा क्या होगा? सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो अगर इस नंबर के बात करें, इस नंबर में हम बात करें कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। जब भी जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आएगा तो उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। आइए सेकंड पॉइंट क्या है देखिए, जीरो दैट कम्स बिफोर नॉन जीरो इंटीजर आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो नॉन जीरो नंबर के कहां पे पहले आ जाए तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। यहां पे ध्यान दीजिए एग्जांपल, इसी एग्जांपल को देखिए क्या है मेरा 0000653। तो ये जो जीरो है नॉन जीरो नंबर के पहले है ना, तो ये इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। दैट मीन्स यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर मेरा कितना होगा? 3 होगा। उसी टाइप से पॉइंट में भी आप देख सके, ये पॉइंट में लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन जीरो का लेफ्ट साइड है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। तो हम लोग अब देख चुके हैं कि नॉन जीरो के पहले अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इफ द जीरो कम आफ्टर नॉन जीरो इंटीजर एंड फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट द जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर नॉन जीरो नंबर है ना, उसके बाद अगर जीरो है तो उस जीरो को काउंट कब करेंगे? जब डेसिमल होगा, और डेसिमल नहीं होगा तो काउंट नहीं करेंगे। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक नंबर है देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए 65 मेरा क्या है? नॉन जीरो नंबर है, लेकिन उसके बाद यहां पे जीरो है, लेकिन क्या यहां पे डेसिमल है? नहीं, डेसिमल नहीं है ना, तो ये 3 जीरो जो होगा ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर मेरा कितना होगा? 2 होगा। लेकिन वही देखिए 65.000, अब यहां देखिए डेसिमल आ गया, तो डेसिमल के बाद जो होता है जीरो, उस जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं। तो ये मेरा नॉन जीरो नंबर यानी सिग्निफिकेंट नंबर, डेसिमल के बाद जो नंबर है जीरो, ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट नंबर होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो सिग्निफिकेंट नंबर नॉन जीरो के बीच में जो नंबर आएगा सारा क्या होगा? सिग्निफिकेंट नंबर होगा। यानी डेसिमल के बाद जो जीरो होगा वो क्या होगा? आपको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करना होगा। दैट मीन्स यहां पे 3 और 2 5, ये सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा? नंबर कितना होगा? 5 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका सिग्निफिकेंट नंबर का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था?
1260, यहाँ पे देखिए 1263 हो गया, उसके बाद 0 है, यहाँ पे डेसिमल तो नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। उम्मीद करते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH। समझिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला का, यानी बोले तो अगर मोलिकुलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो को बोलते हैं हम लोग। नहीं समझे, कोई बात नहीं। आइए, जस्ट लाइक ग्लूकोज का फार्मूला देखिए क्या होता है, C6H12O6। यहां पे क्या आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, यहां 6 अगर हम कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा, CH2O। तो ये मेरा हो गया क्या, इंपेरिकल फार्मूला, और ये मेरा क्या है, मोलिकुलर फार्मूला या फिर केमिकल फार्मूला। उसी टाइप से दैट मीन्स शुगर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, C12H22O11। यहां पे क्या आप कुछ नंबर कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स यही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला भी होगा, और C12H22O11 यही आपका क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। यानी इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो होता है, जो आप कॉमन निकाल सकते हैं नंबर, उस नंबर को निकाल दीजिए। और आप पढ़े होंगे इसी नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, CH3COOH, इसमें इसका इंपेरिकल फार्मूला बोल रहा है। तो देखिए कितने कार्बन है, C2 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है ना। इससे आप क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ देखिए 2 यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स CH2O, ये आपका क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है आपके पास, CH2O, डी में दिया हुआ है। दैट मीन्स मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, CH2O होगा। तो क्या होता है इंपेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 कैपिटल M, कैपिटल M किसे रिप्रेजेंट करता है, मोलारिटी को, किसे, मोलारिटी को, NaCl, हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 m NaCl कैन यू मेक। समझिए यानी यहां पे क्या बोल रहा है, 300 ml 1.5 कैपिटल M मोलारिटी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको अगर 4.5 कैपिटल M मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाना है, और उसका मोलारिटी कितना होना चाहिए, 4.5, तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा। यहां पे दैट मीन्स आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। यहां पे कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, तो यहां पे देखिए बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन का कंसेप्ट यूज होता है। आपके पास जो भी सॉल्यूशन है, आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट तो ऐड नहीं कर रहे हैं ना। तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूट का मोल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसी से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है M1V1 = M2V2। तो चलिए यहां से सॉल्व करते हैं अब हम लोग इसे। M1 कितना है, 1.5, V1 कितना है, 300 ml, M2 कितना है, 4.5, V2 यहां से हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। आप सोच रहे होंगे मोलारिटी में हम लोग हमेशा वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो यहाँ पे भी किस में आएगा, मिलीलीटर में, क्योंकि आपका आंसर किस में दिया, मिलीलीटर में दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो V2 क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1.5 × 300 बाय क्या होगा, 4.5। अब ध्यान दें तो ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, पॉइंट भी कट जाएगा ना, हाँ। अब 3 से यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने टाइम से, 100 टाइम से, यानी मेरा वॉल्यूम कितना आ गया, 100 ml आएगा मेरा वॉल्यूम। कितना आएगा, 100 ml आएगा। दैट मीन्स मेरा आंसर कौन होगा, 100 ml। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट था M1V1 = M2V2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। समझिए ये सब सारा क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर से। ये भी क्वेश्चन कहाँ से, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से किस में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होगा, यानी मोल कंसेप्ट से। आइए आपको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं, मोल कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। मोल हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, मास से भी निकाल सकते हैं, मोलिक्यूल से भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं।
जब मास दिया रहेगा तो मोल निकालने का क्या तरीका होगा, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास। और जब मोलिक्यूल दिया होगा तो मोल निकालने का क्या फार्मूला होता है, मोलिक्यूल्स बाय 6.022 इंटू 10⁻23 यानी Na अवोगाद्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वॉल्यूम दिया रहेगा गैसियस फेज में, ये गैसियस फेज में हम लोग यूज करते हैं ना, जो तब मोल निकालने का क्या तरीका है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो ये 3 तरीका होता है मोल निकालने का। आपके क्वेश्चन में यहां पे ध्यान दीजिए, सब में आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। दैट मीन्स अभी आप यहां पे खड़े हैं इस पॉइंट पे, तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। मोल से हम लोगों को क्या निकालना होगा, मोलिक्यूल्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मोलिक्यूल्स निकालना होगा। तो मास से मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो चलिए देखते हैं। 1 ग्राम Au, तो यहां पे अगर इसका हम मोल निकालें तो गिवन मास कितना है, 1 ग्राम, और Au गोल्ड का मोलिकुलर मास कितना होता है, 197 ग्राम। तो ये मेरा कन्वर्ट किस में हो गया, मोल में कन्वर्ट हुआ। किस में, मोल में। अब यहां नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो मास से आप मोल पे पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, मोलिक्यूल्स निकालना है। तो यहां पे आप फॉर्मूला में देखिए, अगर मोलिक्यूल्स का हम बात करें, कैसे निकलता है मोलिक्यूल्स, जो मोल्स मेरा है उस मोल्स में अगर हम अवोगाद्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। किस में, मोलिक्यूल्स में। यानी कुछ नहीं करना है, इसे 1/197 इंटू Na अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मोलिक्यूल्स में। समझ पा रहे हैं। उसी टाइप से अब आइए, 1 ग्राम सोडियम दिया हुआ है, सबसे पहले मास से मोल में कन्वर्ट कीजिए। गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है, 23। ये किस में कन्वर्ट हुआ, मोल्स में। अगर इसे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1/23 इंटू के से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, मोलिक्यूल्स में। उसी टाइप से आइए 1 ग्राम लिथियम, तो 1 लिथियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, 7 ग्राम। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, मोल में कन्वर्ट हुआ। मोल से अगर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 Na मोलिक्यूल्स, ये मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। आइए 1 यहाँ पे देखिए Cl2 है, तो एक क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5, तो 2 क्लोरीन का यानी 71। ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, मोल में। मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/71 Na। लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एटम्स बोला है, तो ये सब तो एटम्स ही था, मोलिक्यूल्स ही था, है ना, एटम्स का बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए Cl2 यानी एक मोलिक्यूल में क्लोरीन का कितना एटम्स है, 2 एटम्स है। ये तो मेरा मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ, लेकिन एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/71 Na इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 35.5 आएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 1/35.5 Na मोलिक्यूल्स। अब हमको देख लेना है कि किसमें मोलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो सिंपल सा फंडा, आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बताइए 1/4 बड़ा है या 1/5 बड़ा है, बताइए 1/4 या फिर 1/5। ऑब्वियसली बड़ा कौन होगा, 1/4 होगा। नीचे जितना छोटा होगा वो नंबर उतना क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए Na सब में तो सेम है ना, यहाँ पे 1/97 है, 1/23, यहाँ पे देखिए 1/7 है, और यहाँ 1/35.5। तो नीचे सबसे छोटा किस में है, लिथियम में है। दैट मीन्स मेरा करेक्ट आंसर कौन होगा, 1 ग्राम लिथियम होगा। और इसमें दैट मीन्स यहाँ पे मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम, ध्यान दीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन देगा। हाँ, मोल से लेकिन क्वेश्चन तो रहेगा ना, तो आपको इस कंसेप्ट को हमेशा अप्लाई करना है। मोल निकालना है मास से भी, मोलिक्यूल से भी, वॉल्यूम से भी। अगर वॉल्यूम दिया रहता, मास पूछता तो वॉल्यूम से हम सबसे पहले क्या निकालते, मोल निकालते, और मोल से फिर हम कहाँ पे पहुँचते, मास पे पहुँचते। यानी एक रास्ते पे जो चौराहा होता है ना, ये आपका मोल है। यानी यहाँ से आपको मोलिक्यूल्स पे जाना है तो मोल निकालना होगा, मास से मोलिक्यूल्स पे आना है तो सबसे पहले मोल निकालना होगा, है ना। तो इस टाइप से हम लोग मोल निकालेंगे और उसके बाद जहाँ पे हमको मूव करना है उस फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे। तो ये था कंसेप्ट आपका किस में, क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 35 Br80। समझिए, एक एलिमेंट को इस टाइप से मेजरमेंट यानी नोटेट किया जाता है। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एटम्स को, एलिमेंट को।
Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को और A रिप्रेजेंट करता है किसको, एटॉमिक मास को। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इससे भी ज़्यादा सटीक तरीका ये होता है मेजरमेंट करने का। X ये आपका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मास नंबर और यहाँ पे क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो Z क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। और अगर इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ किसे रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। और ए किसे रिप्रेजेंट करेगा, मास नंबर को। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो आपको दिया हुआ क्या, ध्यान दीजिए, Br 35 और क्या है 80 है। तो बताइए इस पे क्या कोई चार्ज है, नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो जो मेरा एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी 35 है और प्रोटॉन भी कितना है, 35 है। तो देखिए 35 यहाँ पे आ गया है ना। अब बात आता है क्या, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में क्या करेंगे, प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मास मेरा कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। चलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। दैट मीन्स ये मेरा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 35, प्रोटॉन 35, न्यूट्रॉन 45। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, 45 यानी बी हुआ। समझ पा रहे, तो इस टाइप से आपको यूज करना होगा इस सिंबल को। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा और उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वही उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और मास नंबर में क्या करेंगे, प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा है ये। चलिए क्लियर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वेवलेंथ का बात किया यहाँ पे। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में फॉर्मूला पढ़े होंगे, लेमडा इक्वल टू H/m c होता है। लेकिन अगर मोलिक्यूल की बात करें तो Vm दे सकते हैं। तो लेमडा इक्वल टू H/mv, इस फॉर्मूला से हम आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। H क्या होता है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है वैल्यू, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। आइए m क्या होता है, मास तो कितना दिया हुआ है, 0.1। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर मेरा क्या होगा, 10 होगा और ये इससे कट गया। दैट मीन्स मेरे पास क्या बचा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और क्योंकि वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो ये मेरा होगा यूनिट, है ना। तो क्या लेमडा का वेवलेंथ का वैल्यू आया 6.26 इंटू 10⁻⁻34। कहाँ पे, डी में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। जो प्लैंक्स कांस्टेंट आइंस्टाइन थ्योरी जो होता है E = mc² वहाँ से डिराइव किया जाता है। तो आप फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 7, द सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपियर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सिंपल सा फंडा है। ये भी क्वेश्चन कहाँ से आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से में है। याद कीजिए, जब हम लोग हाइड्रोजन को जब हीट करते थे तो इलेक्ट्रॉन जब वापस आता था अपना ग्राउंड स्टेट में, तो आते वक्त जो रेडिएशन होता था, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो हीट किए तो इलेक्ट्रॉन तो आउटर ऑर्बिट में चला गया, लेकिन आउटर ऑर्बिट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो जो एनर्जी रिलीज करता है रेडिएशन के फॉर्म में, उसी एनर्जी को अगर विजिबल रीजन में आएगा तो क्या होगा, विजिबल होगा। यानी रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी को यहां पे बताना है आपको। तो क्या होता है समझिए, आप पढ़े होंगे। आइए देखिए, अगर एक्साइटेड एटम जो हायर ऑर्बिट में गया, लोड के अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे आया तो उसे हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, सेकंड पे आया तो बामर सीरीज बोलते हैं। देखिए फर्स्ट पे आया, कहां से आया, डजन मैटर, 2 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 4 से 1 पे आया, डजन मैटर। आया कहां पे, 1 पे, तो उसे क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। अगर 2 पे आया तो बामर, 3 पे पर्सन, 4 पे ब्रैकेट और 5 पे आया तो पी फंड बोलते हैं। तो जब ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे आया तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होता है, ये मेरा एनर्जी क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे होता है। समझ पा रहे हैं। और अगर सेकेंड ऑर्बिट में आया
तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में उसे बामर सीरीज बोलते हैं, और यहीं पे याद रखिए विजिबल होता है, यानी हायर से ऑर्बिट से अगर सेकेंड ऑर्बिट में आया तो जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है वो विजिबल रेंज में होता है और हम लोगों को दिखता है ना। तो किस ऑर्बिट में? सेकेंड ऑर्बिट में आता है, और उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बामर बोलते हैं। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी में भी आया तो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होता है इंफ्रारेड के फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, है ना। इस कंसेप्ट के थ्रू आप आसानी से बता सकते हैं। तो विजिबल रीजन कब होगा? जब ऑर्बिट सेकंड पे आएगा, और उस सीरीज को क्या बोलते हैं? बामर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बामर सीरीज बोलते हैं। तो लाइमन, टिफन, बामर, ये मेरा क्या होगा? विजिबल रीजन होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल? ये भी किस चैप्टर से? आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। आप पढ़े होंगे क्वांटम नंबर। क्या होता है क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन का 3D में कि कहां पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना। 4 टाइप का हम लोग क्वांटम नंबर देखें। फर्स्ट क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से करते हैं। किससे? एन से। और ये क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। सेकेंड आपका क्या था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ही हम लोगों को 3D स्पेस में बताता है, और इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर ये रोटेशन को बताएगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या है कि कौन 3 डायमेंशनल शेप को बताता है? तो कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। समझ पा रहे हैं? नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। याद कीजिए, जब एल का वैल्यू 0 था, 1 था, 2 था, 3 था। जब एल का वैल्यू 0 था तो एस ऑर्बिटल था, 1 था तो पी ऑर्बिटल, 2 था तो डी ऑर्बिटल, और 3 में क्या था? एफ ऑर्बिटल। हम लोग पढ़े ना, एस का क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है, पी का क्या होता है? डंबल होता है, डी का क्या होता है? डबल डंबल होता है। तो ये 3D स्पेस तो ही बता रहा है। और एफ का क्या होता है? डिफ्यूज होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो 3D शेप के बारे में कौन बता रहा है हम लोग को? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से पता चलता है। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन? देखिए यहां पे फॉर्मूला उसी में क्वांटम नंबर से ये भी क्वेश्चन है। क्या होता है जब आपको एन दिया रहेगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो उससे आप चारों क्वांटम नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। सब एन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। तो एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हुआ? 9 होगा। तो टोटल ऑर्बिटल कितना होगा? 9 होगा। ये भी क्वेश्चन किससे? क्वांटम नंबर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4? समझिए, किसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, दो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। किसे बोलते हैं? दो मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, द मॉलिक्यूल्स विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। CH4, तो यहां पे कोई चार्ज नहीं, यानी जो प्रोटॉन है वही उसने क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 4। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा कितना निकला? 10 इलेक्ट्रॉन निकला। आइए देखते हैं, सोडियम में कितना होता है? 11 इलेक्ट्रॉन, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है। तो इन दोनों नियोन में और CH4 में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। दैट मीन्स ये दोनों मेरा क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उसी टाइप से मैग्नीशियम में अगर देखें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो ये तो मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा नहीं। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम किसे बोल रहे हैं? दो मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? समझिए, आप ये क्वेश्चन आपका कहां से? पीरियोडिक टेबल से है। क्या पढ़ते हैं आप? दो वर्ड पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस बात को समझिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं?
कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। यानी आप फोन से याद कर सकते हैं, फोन, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछा है? हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी आप पढ़े होंगे, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जस्ट अपोजिट, किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट में जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर से समझिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोल रहे हैं? कोई आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट है, आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का है। लेकिन समझिएगा, फ्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होता है। कितना ऑर्बिट होता है? 2 ऑर्बिट। क्लोरीन का साइज, इसमें कितने ऑर्बिट है? 3 ऑर्बिट, यानी इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। यहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो इसके ऑर्बिट में पहले से कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, जिसके कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये ऑर्बिट बड़ा होने के कारण यहां पे आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर हम बात करें पूरा पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का है। किसका है? क्लोरीन का। लेकिन फिर से वही बात, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बात करेगा तो सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। तो यहां पे आपसे क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। इस दोनों पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में कंफ्यूज आपको कर सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज हैव लार्जेस्ट एंड सेम स्मॉलेस्ट साइज? समझिए, जब आयन का कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा, आप नीट वगैरह जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां पे देखिएगा आयन का कंपेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में दिया जाता है। लेकिन यहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। देखिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का बात है ना, मैग्नीशियम आपका सेकेंड पीरियड में होता है, एल्युमिनियम यहां पे आपका 13 पीरियड में होता है। अगर सॉरी ग्रुप का बात करें तो ये सेकेंड ग्रुप में, ये 13 ग्रुप में। हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। दैट मीन्स मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा और एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा। यहां तक क्लियर? अब समझिए, अगर सेम एलिमेंट है, अगर न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज है और क्या है? नेगेटिव चार्ज, मान लेते देखिए M, और एक M ही है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और M है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, सेम एलिमेंट है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? नेगेटिव चार्ज वाले का, और उससे कम M, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है। यानी साइज में हम बात करें तो सबसे छोटा M+, इससे बड़ा कौन होगा? M होगा, और सबसे बड़ा कौन होता है? M- होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैग्नीशियम तो एल्युमिनियम से छोटा है, और यहां पे क्या आ गया? Mg2+, तो Mg2+ तो इससे भी छोटा होगा, Mg+2। किससे छोटा होगा? मैग्नीशियम से। किससे छोटा होगा? मैग्नीशियम से। अब यहां देखिए, अब क्या दिया है? Al+3, तो एल्युमिनियम से भी छोटा कौन होगा? Al+3 होगा। Al+3 छोटा होगा और बड़ा कौन होगा? एल्युमिनियम होगा। तो सबसे बड़ा मेरा कौन आ गया? बताइए, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम एल्युमिनियम से बड़ा है और Mg बड़ा है Mg+2 से। और सबसे छोटा कौन आ गया? एल्युमिनियम आ गया, Al+3। दैट मीन्स यहां पे क्या बोल रहा है? हैव लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन होगा? मैग्नीशियम। कहां पे मैग्नीशियम दिख रहा है? ये मैग्नीशियम। स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट Al+3। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? चलिए, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो 4 आपको ऑप्शन दिया है ना, ये हर एक ब्लॉक का ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। ये आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए, NS122 ये s ऑर्बिटल का है। किसका है? s ऑर्बिटल का, सॉरी ऑर्बिटल बोल रहे हैं, क्या? s ब्लॉक का। किसका? s ब्लॉक का। NH2NP ये किसका है? p ब्लॉक का दिया हुआ है। ये देखिए किसका दिया हुआ है? d ब्लॉक का। और ये किसका दिया हुआ है? f ब्लॉक का दिया है। किसका दिया है? f ब्लॉक का। ये चारों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दिया है। आपको क्या पूछा है? d ब्लॉक का, तो d ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको याद होना चाहिए। आइए, द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, समझिए। वैसे तो डायपोल मोमेंट निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे निकालने का जरूरत नहीं है। इस पे कंसेप्ट समझिए आप। अगर मेटल है कोई, इसके साथ अगर जुड़ा हुआ सेम एलिमेंट है ना, कोई सेंट्रल मेटल है, उसके साथ जो एलिमेंट जुड़ा है, अगर एलिमेंट सेम एलिमेंट हो और सेंटर एलिमेंट के पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा, तो हमेशा इसका डायपोल मोमेंट, जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसी कंसेप्ट पे देखिए, Be, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर क्लोरीन, एक क्लोरीन यहां पे, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, और इससे जो जुड़ा हुआ 2 एटम्स है, एलिमेंट है, क्लोरीन क्लोरीन सेम है, दैट मीन्स इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आइए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, ये फार्मूला या बॉन्ड ऑर्डर कहां से? ये दोनों फार्मूले, इससे पहले वाला और ये कहां से? केमिकल बॉन्डिंग से है, चैप्टर से। तो अब यहां पे समझिए, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। बॉन्ड ऑर्डर यहां से तो O2 का पूछा है, लेकिन O2 रहता, O2 माइनस रहता, O2 प्लस रहता, तो किससे निकालते? याद कीजिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बाय 2। लेकिन यहां पे सिंपल O2 का दिया है। जब सिंपल दिया है, उसके बीच का बॉन्ड से हम बता सकते हैं क्या? बॉन्ड ऑर्डर। जस्ट लाइक क्लोरीन, ये क्लोरीन है, तो यहां पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो यहां पे मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा, है ना। अब क्या दिया आपको? O2, तो O2 में याद कीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। तो यहां पे मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ। यही रहता N3, तो यहां पे क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा, है ना। जो बॉन्ड को बता रहा है वही बॉन्ड ऑर्डर को बता रहा है। जब मॉलिक्यूल चार्ज पे नहीं रहता, तो आप इससे आसानी से स्टेप से निकाल सकते हैं। तो यहाँ O2 का बात किया है, तो बॉन्ड ऑर्डर मेरा क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, समझिए, ये भी क्वेश्चन किससे? केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो केमिकल बॉन्डिंग में शेप के बारे में पूछा है, तो शेप के बारे में याद कि ये आपको, ये केमिकल बॉन्डिंग का पेज है ना, ये आपको हमेशा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग भी 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, दोनों क्या है? 2 है, तो यहाँ पे जो शेप होता है क्या होता है? बेंट होता है। क्या होता है? बेंट। अब देखिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 3, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 1, तो जो मेरा ज्योमेट्री है वो क्या है? टेट्राहेड्रल। देखिए, जब भी 4 आएगा, 3 1 4 2 2 4, तो ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन लोन पेयर आने के कारण उसका शेप क्या होता है? बदल जाता है। तो एक लोन पेयर है तो शेप हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2 लोन पेयर आ गया, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो शेप क्या हो गया? बेंट हो गया। उसी टाइप से देखिए, 4 1 5 3 2 5, जब भी 5 आएगा तो मेरा ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर वहां पे लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर होगा, तो शेप क्या हो जाएगा? सीसॉ। 2 लोन पेयर आएगा तो शेप क्या हो जाएगा? टी शेप होगा। तो ये आप अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में करके जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए, वाटर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये बना लिया हाइड्रोजन से, ये एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है? 2 लोन पेयर, एक और एक, 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोन पेयर मेरे पास कितना आ गया? 2। बॉन्ड पेयर, एक हाइड्रोजन, तो बॉन्ड पेयर भी कितना है मेरे पास? 2 है। तो टोटल कितना है? 4 है। टोटल कितना है? 4 है। जब टोटल 4 होगा, ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब लोन पेयर आ जाता है तो शेप बदल जाता है। तो जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आता है तो शेप कैसा होता है? बेंट होता है। देख लीजिए, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री हमेशा क्या? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या होगा? बेंट होगा। शेप क्या होगा? बेंट होगा। दैट मीन्स ये आपका आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, तो ये हो गया। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4? समझिए, आप हाइब्रिडेशन अगर देखें तो ये भी क्वेश्चन किससे है? आपका केमिकल बॉन्डिंग से। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आप फार्मूला पढ़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, कैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, दैट मीन्स फ्री लोन पेयर को आप काउंट कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर को हम क्या बोल रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं। फ्री लोन पेयर कहने का क्या मतलब है? ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो अगर इन दोनों का सम 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp होगा।
3 है तो sp2, 4 है तो sp3 और 5 है तो sp3d होता है। किसको काउंट करें? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के केस में लोन पेयर तो होता नहीं है, तो यहां पे सिर्फ हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, आसानी से हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। और एक बात, क्या हम फिर से बोले मॉडल पेपर क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पे देखिए, जब हाइब्रिडेशन sp होगा कार्बन के केस में तो शेप कैसा होता है, लीनियर। तो देख लीजिए इथेन के केस में CH, आप इसका काउंट कीजिए, क्या सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 आपका क्या है, पाई बॉन्ड है तो 2 है, 2 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या, sp, और इस केस में मेरा शेप क्या होगा, लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर। और यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर और डबल बॉन्ड होगा, sp3 में टेट्राहेड्रल और सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये कुछ कंसेप्ट था जो आपको जानना चाहिए। अब आते हैं CH4 पे। कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 है। अभी बताइए इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, 4 है ना, 1 2 3 4, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4। शेप क्या होगा, एक भी लोन पेयर नहीं। जब लोन पेयर नहीं होता, जो ज्योमेट्री होता है वही क्या होता है, शेप होता है। तो शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो टोटल कितना आया, 4। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका होगा करेक्ट आंसर। आइए, तो ये हो गया। द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये क्वेश्चन कहां से है, ये आपका है थर्मोडायनेमिक्स से। कोई भी जब अपना स्टैंडर्ड स्टेट में होता है तो उसका इंथैल्पी क्या होता है, 0 होता है। जैसे हम बात करें H2 का इंथैल्पी क्या होगा, 0 होगा। Cl2 का स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होगा, 0 होगा। O2 का क्या होगा, 0 होगा। यानी जो ओरिजिनल अपना स्टैंडर्ड स्टेट में होता है उसका इंथैल्पी क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया आंसर। आइए, फॉर द प्रोसेस ओकर अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। समझिए, आइसो, जब भी आइसो का वर्ड आएगा दैट मीन्स इक्वल, कांस्टेंट। आइसोथर्मल, तो यहां पे अब बात कर रहा आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो यहां पे क्या होता है, डेल टी इक्वल टू 0 होता है, डेल टी इक्वल टू 0। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होता है, चेंज इन हीट आपका क्या होता है, 0 होता है, यानी डेल क्यू यहां पे 0 होगा। आइसोबैरिक, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर यहां पे, यानी चेंज इन प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। आइसोकोरिक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल भी, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ ऐसा टर्म है जो यूज होता है किस चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ क्या पूछा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ पे डेल टी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फॉर द रिएक्शन 2Cl Cl2 द साइन ऑफ डेल एच एंड डेल एस। समझिए, 2 क्लोरीन था, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिलके बन गया एक मॉलिक्यूल, यानी Cl2। यही तो मेरा Cl2 है ना। तो सबसे पहले आप समझिए डेल एच के बाद, पहले किसका डेल एच है। जब भी 2 एटम आपस में कंबाइंड होके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, रिलीज होता है, ये हमेशा याद रखेगा। 2 एटम जब कंबाइंड करता है तो वहां पे एनर्जी हमेशा क्या होगा, रिलीज होगा। तो 2 अलग अलग एटम था, ये कंबाइंड करके एक मॉलिक्यूल बना, तो यहां पे 100% हमेशा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, यानी डेल एच क्या होगा, निगेटिव होगा। और यही अगर Cl2 होता मॉलिक्यूल, इसको हिट देंगे, ब्रेक हो जाएगा ClCl में, तब यहां पे क्या होता है, डेल एच पॉजिटिव होता है। तो 2 अलग अलग एटम्स हैं, अगर कंबाइंड किया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, तो हमेशा एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो डेल एच आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अब बात करते हैं डेल एस का। डेल एस होता क्या है, ये इंट्रोपी है। ये भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है ना। डेल एस क्या है, इंट्रोपी है। क्या होता है इंट्रोपी, डेल एस क्या करता है, रेंडमनेस को मेजरमेंट करता है। किसको, रेंडमनेस को। यहां पे 2 क्लोरीन अलग अलग था, रेंडमनेस ज्यादा होगा। यहां दोनों क्लोरीन मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया, अब रेंडमनेस क्या हो गया, कम हो गया। तो दैट मीन्स रेंडमनेस डिक्रीज किया, यानी डेल एस क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल एस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो दोनों नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझिए, स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसे ही बोलते हैं, है ना। ऊंचाई से
नीचे की ओर कोई पत्थर गिर रहा, अपने आप गिर रहा, हवा अपने अपने आप चल रही, सब क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे बोलते हैं? जो रिएक्शन अपने आप होता है। तो स्पॉन्टेनियस कोई सी एक बात पे नहीं डिपेंड करता है। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर मेरा डेल एच, यहाँ डेल जी क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल एच चेंज इन इंथैल्पी, डेल एस चेंज इन एंट्रोपी। स्पॉन्टेनियस होने के लिए सिंपल अगर डेल जी का सिर्फ बात करेगा, किसका? डेल जी का, तो ये निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। कभी कभी डेल जी नहीं देगा, डेल एस पे पूछ देगा। किस पे? डेल एस पे। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल एस अगर पूछ रहा है तो डेल एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। डेल एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे अब देख लेते हैं, डेल एच ग्रेटर देन जीरो, डेल जी देखिए यहां पे क्या है? लेस देन जीरो है। डेल एस लेस देन जीरो नहीं, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। डेल जी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा? डेल जी लेस देन जीरो। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। इन द रिएक्शन H इक्वल टू यू प्लस पी भी, यू रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पे जो H है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंथैल्पी को, U रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, और P इंटू भी का मल्टीपल हो प्रोडक्ट के फॉर्म में ये होता है वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन होता है। ये इंथैल्पी का कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग डेल एच निकालते हैं, क्योंकि एक रिएक्शन का हम लोग, एक पार्टिकुलर रिएक्शन का हम लोग चेंज इन मतलब इंथैल्पी निकाल नहीं सकते। उसको हम लोग क्या निकालते हैं? हमेशा चेंज इन इंथैल्पी निकालते हैं। लेकिन यहाँ एच के टर्म में दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे यू आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल एनर्जी को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। COCO3S प्रोडक्ट क्या बना? CaO सॉलिड स्टेट में, CO2 आपको एक्सप्रेस करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो याद कीजिए, हम आपको जनरल बताते हैं, A B इक्विलिब्रियम, C और ये आपका बना D। तो इक्विलिब्रियम कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट को लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? C, और जो कोफिशिएंट होता है पावर में चला जाता है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, कोफिशिएंट कहाँ गया? पावर में, बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, कोफिशिएंट पावर में चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ B, कोफिशिएंट कहाँ चला गया? पावर में चला गया। लेकिन इन सब के पीछे यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सब किस में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। किस में? गैसियस स्टेट में। प्योर सॉलिड S लिखा है तो उसका कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। प्योर लिक्विड L लिखा हुआ है तो उसका कंसंट्रेशन क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। यानी सॉलिड और लिक्विड का क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। कैसे लिखने का क्या तरीका है? एभव में क्या है? प्रोडक्ट का एभव में क्या है? प्रोडक्ट को लिखो, नीचे क्या? रिएक्टेंट को लिखे, मल्टीपल के फॉर्म में लिखे, और कोफिशिएंट कहाँ पे चला जाता है? पावर में चला जाता है। अब इस रिएक्शन को लिखते हैं, ध्यान दीजिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किस में पुट? कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हुआ और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैसे क्या लिखने का तरीका है, ध्यान दीजिए। कंसंट्रेशन लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO का, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट CO3। लेकिन जब भी सॉलिड रहेगा और जब भी प्योर लिक्विड रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहां पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड में है, और ये भी सॉलिड में है। तो इन सब का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगी? इन दोनों का मेरा वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो ये भी 1, ये भी 1, यानी अगर हम बात करें तो मेरा Kc क्या आएगा यहां से? ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2। एक चीज और, ये रिएक्शन जो होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CO2 ये एक्चुअल में क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर विल बी, कहाँ से क्वेश्चन? इक्विलिब्रियम से। ये भी क्वेश्चन जो इससे पहले हम लोग सॉल्व किए, ये भी कहाँ से था? इक्विलिब्रियम से था। तो आइए, जब कॉन्जुगेट एसिड बोलेगा तो उसमें H+ को ऐड कर दीजिएगा, कॉन्जुगेट बेस बोलेगा तो H+ को निकाल दीजिएगा। यानी हम लोगों को बोल रहा है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर बोल रहा है। कॉन्जुगेट एसिड बोला है ना, तो एक H+ को यहां पे आप क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? H3, 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन आ गया, जब भी आएगा तो प्लस होगा। अगर यही बोलता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर तो H+ निकाल दीजिए, तो मेरा क्या हो जाता है? OH- हो जाता, -1।
समझ पा रहे हैं? कॉन्जुगेट एसिड बोलेगा AKH प्लस को ऐड कर दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बोला AKH प्लस को निकाल दीजिए। तो यहां वाटर का कॉन्जुगेट एसिड बोला है, यानी H2O में H प्लस को ऐड करेंगे तो क्या बना, H3O प्लस, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आंसर होगा। Assuming complete dissociation, calculate pH of the 0.001 capital M HCl solution। क्या होता है pH? pH रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को। P से किसे, पोटेंशियल, S से हाइड्रोजन, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को pH रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या होता है pH का फॉर्मूला, pH इक्वल टू माइनस log H प्लस, यानी यहाँ पे H प्लस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, उससे पहले देख लेते हैं हम लोग। HCl है, क्या है HCl, कंप्लीट डिसोसिएशन दिया हुआ ना, तो ये टूट जाएगा किस में, H प्लस में, और किस में, Cl माइनस में। शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये कंसंट्रेशन कितना है, 0.001 दिया हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कब, एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये मेरा कितना होगा 0.001, और Cl माइनस भी कितना मिलेगा, 0.001। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी टोटली ब्रेक कर रहा है। तो pH निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁴। अब चलिए pH निकाल लेते हैं। pH इक्वल टू माइनस log H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 1 × 10⁻⁴, यानी सिंपल 10⁻⁻⁴। तो ये क्या हो गया, ध्यान दीजिए, -1 पहले से था ये, इंटू क्या होगा, ये 10⁻⁴ क्या होगा, बाहर आ जाएगा, log 10। कहाँ से आया फॉर्मूला, तो याद कीजिए, आप पढ़े होंगे, log m⁻n क्या होता है, n बाहर आ जाता है, n log m, n log m, यानी जो पावर होता है, ये मेरा पावर क्या होता है, बाहर चला जाता है, ये बाहर चला गया। -1 × 4, ये क्या हो गया, 4 हो गया। और याद कीजिए log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, दैट मीन्स pH कितना आया, 4 आया। तो ये मेरा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से हम लोग pH निकालते हैं। H प्लस का कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट कर दीजिए और इस टाइप से आप pH निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। समझिए, रिएक्शन दिया हुआ है 2H2CO, इक्विलिब्रियम में है CH3OH। क्या होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का उतना ही कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, दोनों इक्वल है। अब हम क्या किए, रिएक्टेंट साइड H2 को ऐड कर दिए। समझिए, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, दोनों इक्विलिब्रियम में। अब हम रिएक्टेंट का H2 को ऐड कर दिए, दैट मीन्स H2 को ऐड किए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इक्विलिब्रियम हमेशा बैलेंस बना के रखता है, तो यहाँ H2 ऐड किए तो रिएक्टेंट बढ़ ना गया, तो फिर से बैलेंस करने के लिए ये क्या होगा, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तब तो ये फिर से बैलेंस होगा, क्योंकि H2 ऐड किया, रिएक्टेंट बढ़ गया। दैट मीन्स यहाँ पे होगा क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट मेरा इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन ये किससे था, इक्विलिब्रियम से ही था। आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है, किससे ये क्वेश्चन है, रेडॉक्स रिएक्शन से। तो सिंपल सा फंडा, H2SO4 किसका बोला है, सल्फर का। जिसका आपका बोला उसे X मान लीजिए। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, जनरली +1 होता है, जब मेटल से रिएक्शन करता है तभी माइनस होता है ना। हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रहेगा तब माइनस, लेकिन हमेशा क्या होगा उसके साथ और किसी के साथ प्लस में। 2 हाइड्रोजन है, 2 लिखिए। सल्फर का निकालना, जिसका निकालना उसे हम X मान लिए, सल्फर का क्या मान लिए, X। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। कितना ऑक्सीजन है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओवरऑल कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, तो ओवरऑल क्या, 0। तो क्या आ गया, 2 + x -8 = 0। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू क्या आ गया, +6, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, तो जिसका आपको निकालने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका आप एस क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और सभी को आसानी से इस टाइप से आप कैलकुलेट कर दीजिए। फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। आप यहाँ पे समझिए, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है।
सेम एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन होगा और सेम एलिमेंट का रिडक्शन होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए क्लोरीन पे बेस्ड है, हम क्लोरीन पे बात करते हैं। क्लोरीन का चार्ज वैलेंसी कितना होता है? -1, लेकिन आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन, यानी ये -1 से कहां तक जा सकता है? +7 तक ये जाएगा। तो बताइए अगर क्लोरीन -1 में है तो -1 से कहां जा सकता है? +1, +2, +3 मान लेते हैं। कहां पे चला गया? ये 7 पे चला गया। क्लोरीन कहां पे चला गया? +7 से। तो चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या ये -1 से -2 पे जा पाएगा? नहीं, ये तो बॉर्डर लाइन है ना, -1 से +7। तो -1 जब होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। और अगर क्लोरीन +7 में होता ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान दीजिएगा बहुत ईजी है, +7 में, तो यहां से क्या जा सकता है? +5, +6 कहीं पे जाएगा। मान लीजिए -1 पे चला गया तो क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन, चार्ज घट रहा है ना, रिडक्शन। लेकिन +7 से क्या +8 पे जा सकता है? नहीं जा सकता, ये तो बॉर्डर लाइन है ना। तो यहां पे सिर्फ क्या पॉसिबल है? रिडक्शन पॉसिबल है। अब आप समझिए, क्लोरीन अगर +5 में, कहां पे है? +5 में, तो इस केस में ध्यान दीजिए, क्लोरीन +7 में भी जा सकता है और क्लोरीन 4 में भी जा सकता है। तो यहां पे देखिए +5 से +7 में जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। +5 से +4 में गया तो क्या होगा? रिडक्शन। तो यहां पे दोनों हो रहा है, दैट मीन्स इस टाइप का जब भी होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कब शो नहीं करेगा? जब -1 में होगा और +7 में होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट आते हैं आंसर पे। क्या दिया हुआ है? ClO4-। क्लोरीन का X मान लीजिए, ऑक्सीजन का अभी हमने लोग निकाले क्या? -2। कितना ऑक्सीजन है? 4, मल्टीप्लाई कर दिए। ओवरऑल कितना चार्ज दिया? -1। यहां से x -8 इक्वल टू -1, दैट इज x का वैल्यू क्या आ गया? +7। क्या आ गया? +7। देखिए बॉर्डर लाइन पे चल गया ना। तो ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ +7 है तो +7 से माइनस जा सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो नहीं कर सकता है। यानी Cl4- एक ऐसा है जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? आपके समझने के लिए कोई एक और बना देते हैं। चलिए इसे बना देते हैं, ClO2-। आइए, क्लोरीन का चार्ज x मान लिए, ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2 इंटू कितना ऑक्सीजन है? 2। ओवरऑल कितना चार्ज है? -1। इसे सॉल्व करते हैं, x -4 -1, तो x का वैल्यू देखिए क्या आ गया? +3। क्या आ गया? +3। अब समझिए, +3 से -1 पे भी जा सकता है तो क्या होगा? रिडक्शन। +3 से 7 पे भी जा सकता है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जा सकता है ना, ये तो बॉर्डर लाइन है इसका, क्लोरीन का। तो इस केस में दोनों पॉसिबल है तो यहां पे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो होगा। उसी टाइप से यहां पे भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगा, यहां पे भी होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ +7 जब आएगा तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा और -1 आएगा तो नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आइए, द आयुपेक नेम ऑफ CH3 का होल 3 CCl4, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल क्या याद रखना है? जब +7 पे रहेगा तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा और कुछ नहीं करना है। -1 को आप भूल जाइए, सिर्फ आप याद रखिए बॉर्डर लाइन +7। द आयुपेक नेम ऑफ CH3 CCl, समझिए। अब पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, C है, इसके साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो CH3 CH3 CH3, और यहां पे क्या है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। चलिए इसको नेमिंग करते हैं, 1 2 3। तो देखिए ये आपका ब्रांच बच गया, ये भी ब्रांच बच गया। ये क्या है? मिथाइल है मेरा। क्या है? मिथाइल। और ये आपका क्या है? क्लोरो। क्या है? क्लोरो है। तो अब समझिए, जो ब्रांच होता है उसे पहले लिखते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये C से स्टार्ट हो रहा है, ये M से स्टार्ट हो रहा है, तो नेमिंग क्या होगा? 2 पे क्लोरीन, तो नेमिंग क्या हो गया? 2 क्लोरो। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखिएगा नेमिंग में। और फिर 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 के लिए प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका हुआ करेक्ट आंसर। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, क्या होता है बेंजीन? देखिए
ये हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे, और सब मेरा क्या है, कार्बन तो ही है, ये सब मेरा क्या है, कार्बन। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ये भी, इसके पास भी एक एक हाइड्रोजन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट बॉन्ड जो भी बनेगा आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर उसके साथ बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। और हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन में कभी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, पाई बॉन्ड कितना है, एक यहां पे पाई बॉन्ड हुआ, एक यहां पे पाई बॉन्ड हुआ, और एक यहां पे पाई बॉन्ड हुआ, यानी पाई बॉन्ड का बात करें तो कितना है, 3 है। अब सिग्मा बॉन्ड, 6 कार्बन आपस में कनेक्ट है, तो 1 2 3 4 5 6, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन के बीच में। और 6 हाइड्रोजन भी तो है, तो 6 हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 12 हुआ, और पाई बॉन्ड कितना, 3, तो 12 एंड 3, दैट इज आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। द हाइब्रिडेशन ऑफ सी बता चुके हैं, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप का कंसेप्ट था वहां पे, क्या है, COH। क्या बताए थे आपको हाइब्रिडेशन में, आपको किसे काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड को। किसे काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड को। तो देखिए ये सिग्मा है, एक सिग्मा, 1 सिग्मा, ये सिग्मा, ये तो एक क्या है मेरा, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 है। कितना सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और जब 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, टोटल देखिए एक sp2 यानी sp2, यानी आंसर आपका क्या हो गया, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, समझिए, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, फाइल यानी अट्रैक्शन, न्यूक्लियर को, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे उसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कौन, नेगेटिव ना। यानी सिंपल सा फंडा, जब भी न्यूक्लियोफाइल बोल दे तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या, NU माइनस, यानी उस पर माइनस होगा, एक कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बना इलेक्ट्रॉन और फाइल से, इलेक्ट्रॉन को, फाइल यानी अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, यहां तक क्लियर। दिक्कत कब आएगा, जब न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। उस वक्त हम कैसे पहचानेंगे, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्टेट होने के बाद इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। आइए कंसेप्ट को समझते पहले। जैसे न्यूक्लियोफाइल, आपको नेगेटिव चार्ज दिखा, न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, RCO माइनस, देख के पहचान लिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। दिक्कत कहां होगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में। तो वाटर क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसे, समझिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये बना लिया 1, ये बना लिया 1। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4, और ये 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ इसके पास लोन पेयर है। जब भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद अगर उसके पास लोन पेयर होगा तो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो देख लीजिए, वाटर के पास 2 लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल के पास भी 2 है, अमोनिया के पास भी 1 लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। आइए, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज दिखा, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल को कैसे पहचानेंगे, एग्जांपल AlCl3, ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। किससे ये बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन के साथ। किससे, क्लोरीन, क्लोरीन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। आपको ऑक्टेट रूल क्या बताता है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना है, 6 है। यानी इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। कैसा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो AlCl3 BF3 सब में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है। बस इतना कंसेप्ट आप याद रखिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। आइए क्वेश्चन में, न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दिख गया, न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए, अमोनिया याद कीजिए, 1 लोन पेयर, तो न्यूक्लियोफाइल। वाटर 2 लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल है ना। अब यहां तो पॉजिटिव चार्ज दिख गया ना, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। समझ पा रहे, तो ये कंसेप्ट था आपका किस पे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म CH3 CH2O CH2 CH3। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप का था। चेन आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे,
जब आप आइसोमेरिज्म बनाइएगा, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट होगा तो क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म, जब फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच का पोजीशन चेंज होगा तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कब, जब फंक्शनल ग्रुप का चेंज होगा। मेटामेरिज्म कब था, याद कीजिए, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन का अगर डिफरेंट होगा तो क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म कहलाएगा। आइए क्या है देखिए, CH3 CH2O, यहां पे भी आपका क्या है CH2 CH3। तो देखिए ये कौन सा है, ROR, तो बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पे, ईथर है। ईथर, ऑक्सीजन के इस साइड भी 2 कार्बन, इस साइड भी 2 कार्बन। आइए इसमें देखिए CH3O और यहां पे क्या आपका है CH2 CH2 CH3। तो देखिए यहां पे 1 कार्बन, यहां पे कितने कार्बन, 3 कार्बन, यानी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन का क्या है, डिफरेंट है। और ऐसा होता है तो इसे क्या बोलते हैं, मेटामर्स या मेटामर्स या मेटामेरिज्म। तो आपका आंसर क्या होगा, मेटामेरिज्म। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे क्या होगा, HBr होगा। याद रखिए हम सेम लिख रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। और अगर यहां पे हम ले लिए पर ऑक्साइड, क्या लिए पर ऑक्साइड, समझिए जब भी अल्कीन में HBr को ऐड करेंगे, अगर पर ऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल, कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, चलिए बताते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जो आप ऐड कर रहे हैं ये H+ और Br-, इसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन होगा। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, फिर से समझिए, जो आप ऐड कर रहे हैं उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन होगा। तो यहां डबल बॉन्ड देखिए, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट क्या है, Br- उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे क्या होगा, कम हाइड्रोजन होगा। तो क्या होगा, CH3 CH, यहां पे आ जाएगा आपका Br, और जो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, CH, 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन और चला जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा CH3। दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, नेमिंग कर दीजिए 1 2 3, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ऑप्शन ए सही है। लेकिन अब कंसेप्ट को समझिए, सेम मॉलिक्यूल है, सिर्फ रिएजेंट यहां पे क्या आ गया, पर ऑक्साइड आ गया। तो याद रखिएगा यहां पे लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन HBr होना चाहिए, HBr, HCl में नहीं, HI में नहीं, एकदम माइंड में बिठा लीजिए, HBr होना चाहिए। क्या होना चाहिए, HBr। सेकेंड, पर ऑक्साइड, जब दोनों प्रेजेंट है HBr और पर ऑक्साइड, सिर्फ पर ऑक्साइड के साथ नहीं होगा, दोनों होना चाहिए HBr और पर ऑक्साइड। जब ये दोनों प्रेजेंट है तो जो आप ऐड कर रहे हैं उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। दैट मीन्स ये Br अब यहां पे आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो आइए अब यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2, अब यहां पे आपका ब्रोमीन आएगा और यहां पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्यों, पर ऑक्साइड मैकेनिज्म यहां पे क्या हो, सॉरी यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहां पे क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। एक बात आपको मजे का बताएं, आप सिर्फ +2 में ये मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो ही नीट टेबल पे जाइएगा कोई मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक काम नहीं देगा। यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन को देखा जाएगा, मार्कोनिक में क्या, स्टेबल कार्बोकेटायन को देखा जाता है। खैर अभी बात की बात है। आइए तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, कब मार्कोनिक और कब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। आइए, द सब्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन। समझिए ग्रुप 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। आपका 11-12 कंप्लीट हो जाएगा, आप इतना सिर्फ याद रखिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अल्काइल ग्रुप को याद रखिए, R। अब R क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप, या C2H5 भी हो सकता है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब बताओ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है ना, निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें अगर निगेटिव चार्ज भी होगा किसी पे तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग।
आप अल्काइल ग्रुप को छोड़ दीजिए, इसके बाद कुछ भी आ जाइए, हेलोजन आ जाइए, NO2 आ जाइए, है ना, CN आ जाइए, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो पूरा क्लास 12 तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा और किसी मॉलिक्यूल पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। बस अल्काइल ग्रुप को छोड़ दीजिए, क्लास 12 तक जो भी ग्रुप आएगा आपके सामने सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होगा, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन है, तो NO2 भी विड्रॉविंग होगा, X भी विड्रॉविंग होगा, CN भी विड्रॉविंग होगा। लेकिन R क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहां पे बोल रहा है क्या, द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, यानी R ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन। समझिए क्या दिया हुआ है, अल्काइन दिया हुआ है, इसमें हमको वाटर को ऐड करना है, किनके प्रेजेंस में, HgSO4 विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर दिया हुआ आपके क्या, 33 केल्विन। तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, अल्कोहल, क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर। तो वाटर क्या होता है, H+OH-। आइए कहीं पे शिफ्ट कर दीजिए, यहां पे शिफ्ट कर दिए तो ये क्या बना, शिफ्ट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहां पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, CH डबल बॉन्ड C, यहां पे क्या आ गया, OH आ गया, एक हाइड्रोजन पहले से यहां पे था। जब यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे क्या जाएगा, सॉरी, इधर शिफ्ट किया ना, CH, इधर जब शिफ्ट किया पॉजिटिव के पास निगेटिव, यहां पे क्या आया, OH आया, डबल बॉन्ड, और ये CH एक हाइड्रोजन था, निगेटिव है, ये H+ जाके यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2। लेकिन आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन में क्या, कीटोइनोल यानी टॉटोमेरिज्म। जब भी आपको ये कंडीशन दिख जाए, कौन सा कंडीशन, 1 2 3, 1 2 3 होता है टॉटोमेरिज्म में, 2 3 पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के पास OH दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 को देना है और 1 का हाइड्रोजन 3 को देना है, यानी ये क्या कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, C, यहां पे क्या होगा, 2 3 का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दीजिए O, इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन दे दिए और यहां का हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दीजिए, ये क्या हुआ, CH3। ये होता है टॉटोमेरिज्म, यानी CH3CHO, कहां पे आपको दिख रहा है, CH3CHO, ये आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, ये सब कंप्लीट आपको समझना होगा टॉटोमेरिज्म। तो देखिए ये 1 2 3 फेनोमेना होता है, 1 2 3। अब क्या करना है आपको, इससे ये बनाना है तो 1 2 का डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया, 3 का हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, ये बन जाएगा। तो ये 1 2 3 फेनोमेना होता है, इसे आप डिटेल में पढ़े होंगे। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी एरोमेटिक आर, देखिए कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है, पहला कंडीशन प्लेनर होना चाहिए। कब प्लेनर होगा, कैसे पहचानेंगे, हम तो देख के, मॉलिक्यूल तो दिखता भी नहीं है, बुक में छपा हुआ है, कोई बात नहीं। प्लेनर का पहचान है, उसका हाइब्रिडेशन sp होगा या sp2 होगा, sp3 नहीं होगा, sp3 टेट्राहेड्रल 3D में चल जाएगा। तो प्लेनर कैसे पहचानेंगे, हाइब्रिडेशन sp और sp2 होगा। सेकेंड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। थर्ड, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। क्या होता है हकल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू यहाँ 0 1 2। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आंसर आपका होगा क्या, डी। CH3Cl2Na Cl CH3 ये इस रिएक्शन का आपको नाम पूछा है तो याद कीजिए, आप पढ़े होंगे RX अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम लेते हैं 2Na प्लस RX अल्काइल हैलाइड, इसे यहां पे हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए, बाहर कर देते हैं, किनके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, और ये RR ग्रुप आपस में कनेक्ट हो जाता है, R और ये R, प्लस क्या बाहर जाता है, 2NaX बाहर चला गया। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोले थे, उर्ज रिएक्शन। क्या बोले थे, उर्ज रिएक्शन। दैट मीन्स ये आपका आंसर होगा डी, उर्ज रिएक्शन। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। समझिए, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट 4 टाइप से होता है, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो होता है इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। तो यहां अब डिटेल में जाना नहीं है,
इंडक्टिव इफेक्ट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, डिस्टिलेशन ये तो नहीं होगा ना, तो ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स इथेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 43 केल्विन। समझिए बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपको इथेनॉल दिया हुआ है, कैटलिस्ट सेम H2SO4 H2SO4 कंसंट्रेटेड यानी सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर चेंज कर देगा 443 केल्विन 413 केल्विन। जब 443 केल्विन जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पे इथेनॉल, जो इथेनॉल है ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4, यानी आपका आंसर क्या होगा, C2H4, यानी ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 413 केल्विन पे होगा, आप क्लास 12 में ईथर में से पढ़िएगा, तब यहां पे ईथर का फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है, CH3 CH2O CH2 CH3, ये ईथर का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब टेम्परेचर 443 केल्विन एल्कोहल, टेम्परेचर 413 केल्विन क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए क्या, मॉडल पेपर क्लास 11th का जैक 2023-24। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।